नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। आज हम लोग जो चाइना को जानते हैं, ये चाइना आज से करीब 40-50 साल पहले एक बहुत गरीब देश हुआ करता था, जहां गरीबी और भुखमरी के कारण एक समय में लाखों लोगों की जान चली गई थी, जिसका इकोनॉमी एक समय में बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो चुका था। आज वो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया है यूएसए के बाद। आज चाइना दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है, जिसका तरक्की देख के पूरी दुनिया भी आज हैरान रह जाते हैं। इन 40-50 साल के अंदर चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाया, क्या क्या प्लान अपनाया था और उस प्लान को किस तरीके से लागू किया गया था, इन सारी चीजों पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में इंडिया और चाइना का क्या क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा पूरी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चाइना की इकोनॉमिक हिस्ट्री का आज की इस एपिसोड को। साल अराउंड 1839 में ब्रिटेन और चाइना के बीच शुरू हुआ था ओपियम वॉर, कुछ इलीगल ट्रेड्स को लेकर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना में फ्री ट्रेडिंग करके एक मोनोपोली बिजनेस शुरू करना चाहता था और चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए चाइना के ऑफिशियल मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके कारण दोनों देशों के बीच में यह लड़ाई का शुरुआत हुआ था। लेकिन दोस्तों इस वार में चाइना को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अराउंड 1931 में सीनो जापानीज वॉर, और जो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 का रूप लिया था, जहां लाखों की संख्या में चाइनीज सेना मारे गए थे। फिर अपने ही देश में नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच शुरू हुआ था सिविल वॉर, जो अराउंड 1949 तक चला था। इन्हीं सब वॉर के दौरान चाइना में करीब 100 मिलियन लोगों को जान गंवाना पड़ा था और इकोनॉमी एकदम बुरी तरीके से नष्ट हो चुका था। देश में महंगाई और करप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। साल 1921 में कुछ लोगों के द्वारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसका लीडर था माओ जेडंग। उन्होंने 1949 में उनकी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था, जिसका मेन उद्देश्य था चाइना को एक मॉडर्न, पावरफुल और सोशलिस्ट राष्ट्र बनाना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी था नया नया इंडस्ट्रीज का गठन करना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना और गांव और शहर के लोगों के बीच के इनकम डिफरेंस को कम करना और मिलिट्री इक्विपमेंट को बढ़ा के एक पावरफुल राष्ट्र बनाना। देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए माओ ने सोवियत इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया थे और सोवियत से बिल्डिंग मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर्पस के लिए जरूरी होते हैं, उन सारी चीजें सोवियत से सप्लाई करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। और बड़ी संख्या में सोवियत यूनियन से बहुत ही एडवांस मशीनरी खरीद के सोवियत इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट के द्वारा चाइना में अलग अलग इंडस्ट्रीज का गठन किया गया था। और सोवियत टेक्निकल एडवाइजर्स की गाइडेंस से चाइना की इंडस्ट्रियल आउटपुट वैल्यू 1949 में 30% से बढ़कर 1957 में 56.5% तक बढ़ गया था और हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी 26.4% से बढ़कर 48.4% तक हो गया था। और ऐसे ही धीरे धीरे सोवियत मॉडल ने चाइना की रुका हुआ इकोनॉमी को एक रफ्तार देने के लिए मदद किए थे। और इस योजना के तहत अराउंड 1958 में बहुत सारे किसानों को गांव में खेती करने के बजाय जबरदस्ती उठाकर लेके आया था शहर में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी मात्रा में घट गया था और देश में एक भयानक खाद्य समस्या का उत्पन्न हुआ था। और ये खाद्य समस्या इतना बड़ा था जहां भूखमरी के कारण 3 से 4 साल के अंदर करीब 4 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और इस पीरियड को ग्रेट चाइनीज फेमाइन से जाना जाता है, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा भूखमरी काल था। इसके अलावा माओ जेडंग की कल्चरल मूवमेंट और सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट के दौरान बहुत सारे शिक्षक और बुद्धिजीवियों को बेरहमी से हरासमेंट किया गया था, उन लोग को पीटा गया था। गांव के लोगों को शहर भेजा गया था, शहर के लोगों को गांव भेजा गया था। बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को नष्ट कर दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पे एक उथल पुथल वाली समस्या का उत्पन्न हुआ था। इन्हीं सब के दौरान करीब 35 लाख लोगों को हरासमेंट किया गया था और करीब 77,000 लोगों को जान गंवाना पड़ा था। माओ जेडंग की ऐसी नीति के चलते चाइना का इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गया था। माओ की पहली 5 वर्षीय योजना के तहत जो भी गलतियां हुई थी उनको सुधारने के लिए माओ ने दूसरी 5 वर्षीय योजना का शुरुआत किया था, जिसका शुरुआत हुआ था अराउंड 1958 में। और इस योजना के तहत इकोनॉमी धीरे धीरे सुधर रहा था और इस पीरियड में चाइना का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। माओ की तीसरा 5 वर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था अराउंड 1966 में और इस योजना के तहत इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और मार्केट रिफॉर्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गांव में सामूहिक यानी कि लोग इकट्ठा होकर खेती करने का प्रक्रिया को अपनाए थे, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी मात्रा में बढ़ गया था और देश का अनाज भंडार अनाज से भरपूर हो गया था। लेकिन दोस्तों माओ की इस योजना के तहत इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रहा था, लेकिन इन इंडस्ट्रीज के चलते देश में पोल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ गया था। लोगों को कैंसर, मलेरिया, एड्स जैसा बड़ा बड़ा बीमारी होने लगा था, जिसके कारण
हर साल करीब 1.5 मिलियन लोगों को जान गंवाना पड़ा था। लेकिन जहां जहां इंडस्ट्रीज का गठन हुआ था वो जगह धीरे धीरे अंडर डेवलप्ड एरिया से एक डेवलप्ड एरिया में बदल गया था। लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो गया था और शहरी जनसंख्या करीब 1960 के आसपास 30% तक बढ़ गया था। आज चाइना का 66% लोग शहर में वास करते हैं और गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स के अनुसार अराउंड 2035 तक करीब 75 से 80% लोग शहर में वास करने की संभावना है। माओ की तीसरा 5 वर्षीय योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने लगा था। 1949 में जब सीसीपी द्वारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था तब चाइना के लोग दुनिया की एवरेज से 3 साल कम जीते थे और 1978 तक चाइना दुनिया की एवरेज से 5 साल ज्यादा जीने लगा था और दुनिया का 22% आबादी का घर बन गया था। 1949 में चाइना का लिटरेसी रेट था सिर्फ 25% और 1978 तक ये रेट घाट के 20% तक हो गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतना आगे निकल गया, आज चाइना का लिटरेसी रेट है अराउंड 99.83%, यानी कि करीब 100% के आसपास पहुंच गया है। सोवियत एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे बुक्स ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर रशियन लैंग्वेज से चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके गए थे और इससे चाइना की इकोनॉमी को ग्रो होने में काफी मदद मिले थे। 1978 में मार्केट रिफॉर्म की शुरुआत के साथ साथ चाइना दुनिया का फास्टेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1978 से 2020 तक चाइना का एवरेज जीडीपी ग्रोथ था 9.5% और इसी ग्रोथ के कारण चाइना का हर 8 साल में जीडीपी डबल हो रहा था। अभी जो इंडिया का जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, वो चाइना का 2007 में ही पहुंच गया था। अराउंड 1979 के बाद चाइना इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेडिंग का ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन लिमिट को गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन से हटाया गया था। 1986 में चाइना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिस्सा बन गया था और धीरे धीरे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व होल्डर बन गया था। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होने से इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है और अपने देश की करेंसी स्टेबल रहते हैं। चाइना का अप्रैल 2024 के अनुसार टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है करीब 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो करीब इंडिया का जीडीपी का बराबर है और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सिर्फ 600 बिलियन यूएस डॉलर, जो चाइना से 1/5 से भी कम है। यूएस आज चाइना का सबसे बड़ा कमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस ट्रेड डाटा के अनुसार चाइना का कमर्शियल ट्रेड यूएसए के साथ अराउंड 1980 में 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो बढ़ के 2023 में 575 बिलियन यूएस डॉलर का बन गया है। आज चाइना यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है, एशियन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के बाद। इसके अलावा यूएसए ने चाइना में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का खड़ा किया है, चाइना की बढ़ती पॉपुलेशन की फायदा उठाते हुए। चाइना की सस्ते लेबर की वजह से कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत कम खर्च होती है और उस प्रोडक्ट को यूएसए कंज्यूमर को बहुत कम दाम पर मिलते हैं। इससे बड़ा बड़ा यूएस फार्म्स और यूएसए कंज्यूमर दोनों को ही फायदा मिलता है। इससे चाइना को भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। चाइना में नया नया जॉब का क्रिएशन होती है और जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का गठन होता है वो जगह का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अल्टीमेटली इससे दोनों देशों का इकोनॉमी को ही फायदा मिलते हैं। 2013 में शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट बनने के बाद चाइना का इकोनॉमी को और ज्यादा ग्राफ्टर देने के लिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण गोल पर निर्णय लिए थे। पहला, रिसर्च और इनोवेशन की क्षमता को बढ़ाना ताकि नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सके और विदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़े, दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए। दूसरा, चाइना की डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा सक्रिय बनाना ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। और तीसरा, एक समृद्धि राष्ट्र बनाना, देश में गरीबी को राहत देके गरीबी से मुक्त करना। चाइना में गरीबी एक बहुत बड़ा समस्या था। शी जिनपिंग ने करीब 800 मिलियन लोगों को गरीबी से मुक्त किया है। गरीबों को धन बांट के और उसको अच्छा शिक्षा देके कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करने का सक्षम बने। अब चलिए दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं चाइना और इंडिया का क्या क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक प्लानिंग का और इकोनॉमी को ग्रोथ पहुंचाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला, गैप इन इन्वेस्टमेंट रेशियो, मतलब एक देश का जितना जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज अपना डेवलपमेंट काम के लिए यूज करता है, उसको गैप इन इन्वेस्टमेंट रेशियो बोला जाता है। चाइना का टोटल जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो 2003 से 2011 तक 40% के एवरेज में था, जबकि इंडिया का सिर्फ 33% था। जहां इंडिया को चाइना के बराबर डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और यह तभी संभव है जब देश का इनकम सोर्स ज्यादा हो। चाइना अपना जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए यूज करती है। 2012 से 2021 के बीच चाइना और इंडिया का जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशियो का गैप काफी मात्रा में बढ़ गया था। चाइना का बढ़ के 43% हुआ था, जहां इंडिया का घट के 29% हो गया था। सेकेंड पे आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, मतलब अपना देश से कितना सामान बाहर बेचा गया और कितना सामान बाहर से खरीदा गया है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की डेटा के अनुसार इंडिया का एक्सपोर्ट है 776 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि
$776 बिलियन US का सामान बाहर में बेचा गया है और इंपोर्ट यानी कि दूसरी देशों से सामान खरीदा गया है अराउंड $853 बिलियन US का। इसका मतलब इंडिया बेचने से ज्यादा सामान बाहर से खरीदते हैं। इससे दो तरह का नुकसान होता है। पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है US का घटा होना, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट यानी कि ज्यादा उधार लेना, जिसका परिणाम स्वरूप US स्ट्रांग बन जाता है और अपनी देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है डिफरेंस इन टैरिफ रेट्स। गुड्स एंड सर्विसेज की सस्ते प्राइस की वजह से आज चाइना दुनिया में ग्लोबल सप्लाई लीडर बन चुका है और ये मुमकिन तभी होता है जब सस्ते लेबर से बहुत ज्यादा मात्रा में सामान को प्रोडक्शन किया जाता है। इसीलिए चाइनीज चीजें हमें बहुत कम दाम पर मिलते हैं। तो दोस्तों, यही है कुछ फैक्टर्स चाइना और इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग का, जिसकी वजह से चाइना आज दुनिया से इतना आगे निकल गया और इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले होंगे चाइना की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।